तो आरबीआई एक्ट 1934, 35 या 49 अनुसूची, ये इसलिए यहां तीनों लिखा गया है कि किसी किसी किताब में 35 अधिनियम देता है, कहीं देता है कि एक्ट ये लागू यहां पर राष्ट्र इसका नेशनलाइजेशन होता है, इसलिए हमने लिखा। तो कोई अंतर नहीं है, तीनों में से कोई एक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अनुसूची 2 में जिन बैंकों को शामिल किया जाता है उसे हम अनुसूचित बैंक या शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। अब इसमें शामिल करने के लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें शामिल करने के लिए प्रत्येक बैंक को जो है वह यह दर्शाना होगा, बैंक इस बात को लेकर अस्वस्थ करेगा कि वह ग्राहकों के साथ धोखा ना करे। दूसरा पॉइंट, बैंक समय समय पर अपना लेखा जोखा, ट्रायल बैलेंस इसको कहते हैं, बैंक समय समय अपना लेखा जोखा आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बैंक आरबीआई के मौद्रिक नीति का पालन करेगा। जो भी अनुसूचित बैंक हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उन्हें ये 3 नॉर्म्स जो है फुलफिल करना होगा। वर्तमान में भारत का जितना बैंक है, जो आप नाम जानते हैं, किसी भी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, एसबीआई बैंक लीजिए, एचडीएफसी लीजिए, एक्सिस बैंक लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, कर्नाटका बैंक लीजिए, सभी बैंक अनुसूचित बैंक है। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक भारत में वर्तमान में स्थित नहीं है। कुछ पुरानी किताब वगैरह में देखिएगा तो कर्नाटका बैंक का नाम लिया जाता था, फेडरल बैंक का नाम लिया जाता था, लेकिन अब कोई भी ऐसा बैंक वर्तमान में नहीं है जो नॉन कॉमर्शियल बैंक या नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। तो ये था कि किसको कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वो है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, या इसी को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हिंदी में कहते हैं इसी को यहां से 3 से 4 सवाल जो है वो आपका बनता है। 3 से 4 सवाल क्या बनता है? तो आपका पूछ सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मालिकाना हक किन किन का है या क्या है, किस तिथि को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहली बार स्थापित किया गया, किसकी अध्यक्षता में या किस कमेटी के सिफारिश पर ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, साथ ही साथ नए ग्रामीण बैंकों को खोलने की अनुमति किस समिति के सिफारिश पर नहीं दिया गया। यही 4 से 5 सवाल यहां से बनता है। रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है प्रारंभिक काल में जो आज लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, पहले अधिकांशतः जीवन यापन या अधिकांश लोग जो है अपना जीवन यापन जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में करते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन करते थे तो हम कह सकते हैं कि जहां जनसंख्या अधिक वहां पर रुपया पैसा अधिक। तो अधिकांशतः भारत का पैसा जो है वो गांव में बसा करता था। अब गांव में बसा करता था अधिकांशतः रुपया पैसा, तो सरकार उस पैसे का उपयोग करना चाहता था। सरकार उस पैसे का उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का चर्चा करता है। उपयोग करने का मतलब यहां कहने का तात्पर्य कि जो भी ग्रामीण तबके में प्राचीन लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, वो बैंक के जगह क्या करते थे, देखते होंगे पैसे को लेकर कहीं रख दिए, कभी कभी दीवार के छोटे से छेद में रख के छोड़ देते थे। तो उस पैसे को बाजार में ना होने के कारण उपयोग नहीं हो पाता था, और उपयोग नहीं हो पाता था तो अर्थव्यवस्था थोड़ा सा प्रभावित होता था। इसके कारण दूसरा, गांव में एग्रीकल्चर ऋण वगैरह प्रदान, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान था उस समय कृषि प्रधान था, अधिकांशतः लोग का जीवन यापन एग्रीकल्चर पर निर्भर था, और अधिकांशतः लोग जब एग्रीकल्चर पर निर्भर थे तो उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कार्य में स्थिरता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस बैंक की स्थापना, कहा जाता है आरजी सुरैया या कहीं कहीं लिखता है सरैया, आरजी सुरैया या सरैया की अध्यक्षता में पहली बार 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को भारत में 5 स्थानों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 5 जगह कौन कौन सा? तब पहला है आपका वो है मुरादाबाद और गोरखपुर यूपी में। दूसरा है आपका भिवानी, यह हो जाएगा आपका हरियाणा। तीसरा है आपका वो है जयपुर राजस्थान, और 5वां जो बैंक है वो आपका हो जाएगा, 5वां बैंक मालदा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इन 5 स्थानों पर सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को आरजी सुरैया या सरैया के कमेटी के सिफारिश पर ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। आगे चलकर कहा जाता है 90 के दशक में 1987 में रंगराजन समिति या कमेटी, रंगराजन समिति या कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी के सिफारिश पर ऐसा कहा गया कि अब जो है नए ग्रामीण बैंकों को स्वीकृति न दी जाए। नए ग्रामीण बैंकों को स्वीकृति न दी जाए कहने का यह तात्पर्य, सरकार समय समय पर अपने नियम कानून की जो है नियम कानून को परीक्षित करता है, उसका देखभाल करता है कि सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसमें नई चीजों को जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए। तो यह जो प्रक्रिया किया जाता है, तो इसी संदर्भ में ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है
कि जब रंगराजन समिति या कमेटी का गठन किया गया तो वह समिति जो है उन्होंने देखा कि अब ग्रामीण क्षेत्र से अधिकांशतः लोग जो हैं वह पलायन कर गए हैं कहां, शहर में। अर्थात नए ग्रामीण बैंक की स्थापना अब न करने में सरकार के लिए भला है और इनके सिफारिश पर नए बैंकों का लाइसेंस या नए ग्रामीण बैंकों के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हां, पुराना जो बैंक है जैसे मान लीजिए दक्षिण बिहार बैंक ग्रामीण बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक, या यूपी में है गोरखपुर ग्रामीण बैंक, ये जो बैंक है वो अपना नया ब्रांच खोल सकता है। इसके जो मालिकाना हक हैं, मालिकाना हक कहने का मतलब कि इसका जो 100% पूंजी है, 100% पूंजी, उस पूंजी को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला वो है 50% आरबीआई के पास या भारत सरकार के पास, 35% मालिकाना हक जो है वह स्पॉन्सर बैंक। या स्पॉन्सर बैंक कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई ना कोई कॉमर्शियल बैंक जो है इसके पीछे खड़ा है। इसके पीछे खड़ा है कहने का तात्पर्य कि कोई ना कोई कॉमर्शियल बैंक इसे सहायता देती है, इसमें पूंजी इन्वेस्ट की है। जैसे आप सुनते होंगे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का पंजाब नेशनल बैंक, तो उसे कहते हैं स्पॉन्सर बैंक। अब 15% हिस्सा जो है वो है होता है उस राज्य सरकार का। कई बार यह रेशियो जो है वो पूछा गया है। 15% हिस्सा जो है वो है किसका, राज्य सरकार का। यही आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सवाल बनता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है टाइप ऑफ मनी या मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा का प्रकार। कुछ मुद्रा आपका सवाल में पूछता है, कई बार देखे होंगे बीपीएससी पूछता है हॉट मनी किसको कहते हैं, हार्ड करेंसी किसको कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी किसको कहते हैं, चीप करेंसी किसको कहते हैं। इसी को हम आप जो हैं वह कह सकते हैं टाइप ऑफ मनी। तो सबसे पहला मुद्रा है वो है आपका निकट मुद्रा, नियर मनी। निकट मुद्रा, निकट मुद्रा मतलब वैसी मुद्रा जिसका वैल्यू मुद्रा के समान हो, उस देश की मुद्रा के समान हो। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का उधार रखा हो, अब उधार रखा हो, हुआ गया कि भैया कैश दे दो, कहता है कैश नहीं है, कैश के स्थान पर चेक ले लो, तो निकट मुद्रा है। कैश के स्थान पर कोई अच्छे कंपनी का शेयर ले लो, निकट मुद्रा है। कैश के स्थान पर गोल्ड ले लो, निकट मुद्रा है। मतलब उसको आसानी से मुद्रा के रूप में या मुद्रा के वैल्यू में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा है आपका वो है वास्तविक मुद्रा, रियल मनी। वास्तविक मुद्रा कह सकते हैं वह मुद्रा जो किसी भी देश में प्रचलन में है, उस देश का मुद्रा को वहां पर वास्तविक मनी या वास्तविक मुद्रा कहकर संबोधित किया गया है। अगला है वो है आपका दुर्लभ मुद्रा, हार्ड
करेंसी। दुर्लभ का मतलब क्या? जो आसानी से प्राप्त ना हो सके, जो आसानी से प्राप्त ना हो सके उसे हम दुर्लभ कहकर संबोधित करते हैं। दुर्लभ मुद्रा यहां कहने का तात्पर्य है कि वैसी मुद्रा जो किसी भी जैसे मान लीजिए वैसी मुद्रा जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक हो, अब मांग की तुलना में पूर्ति, मांग मतलब डिमांड अधिक हो और उसकी तुलना में पूर्ति का मतलब सप्लाई कम हो, तो उसे हम हार्ड करेंसी कह सकते हैं। आपके मन में होगा कि सर उदाहरण इसलिए इसका एक नहीं हो सकता है क्योंकि हर अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर का वैल्यूएशन अंतर है। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए भारतीय मुद्रा को ले जाकर नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में, पाकिस्तान में ले जाए और उससे लेन देन करें, तो हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन देशों में भारतीय मुद्रा का मांग अधिक होगा। अब भारतीय मुद्रा का मांग अधिक होगा पर वहां पर सप्लाई क्या होगा? कम होगा, तो यह हो जाएगा दुर्लभ मुद्रा। अमेरिकी डॉलर को लेकर चले आइए कहां? भारत। तो अमेरिकी डॉलर को लेकर जब भारत आ जाइएगा तो यहां पर क्या होगा? उसका डिमांड है, सप्लाई उतना नहीं है। तो अलग अलग स्थान के आधार पर इस मुद्रा का अलग अलग उदाहरण हो। दूसरा है आपका सुलभ मुद्रा। सॉफ्ट करेंसी। सुलभ उल्टा हो जाएगा, वैसा मुद्रा जिसका बाजार या अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हो पर उसकी तुलना में मांग जो है वो कम हो। जैसे उल्टा कर दीजिए, नेपाल की मुद्रा भारत में लेन देन होता है पर उतना डिमांड नहीं है। भारतीय मुद्रा अमेरिका में लेन देन होता है, उतना डिमांड नहीं है, तो उसको हम कहेंगे सुलभ मुद्रा। अगला है वो है आपका हॉट मनी। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म, चलयमान, जो काफी चलय में मुद्रा हो। जैसे आप आग के पास हाथ ले जाते हैं, काफी तेजी से पीछे खींचते हैं। काफी तेजी से पीछे मतलब क्या है कि जिसमें, यहां कहने का तात्पर्य है तेजी से कोई चीज क्या होता है? जिसमें तरलता, लिक्विडिटी अधिक हो। पानी गिराएं तेजी से निकलेगा, तेल गिराएं तेजी से निकलेगा। तो तरलता कहने का यहां मतलब लिक्विडिटी। वैसी मुद्रा जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में लिक्विडिटी जो है वह काफी अधिक हो, तरलता काफी अधिक हो, तो उस मुद्रा को हम आप जो है वो कहेंगे हॉट मनी। अगला है चीप। चीप मनी, इसका हिंदी होता है सस्ता मुद्रा। चीप मनी कहने का तात्पर्य कि वैसी मुद्रा वह मुद्रा जो काफी कम इंटरेस्ट पर प्राप्त हो जाए, उस मुद्रा को हम चीप मनी कहकर संबोधित करते हैं। जो कम पैसे पर, कम इंटरेस्ट पर प्राप्त हो उसे हम चीप मनी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वो है कॉल मनी। कॉल मनी, यह मुद्रा जो है वह एक बैंक दूसरे बैंक के साथ संपन्न करता है। इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे बृहत क्षेत्र या सबसे विस्तृत क्षेत्र जो है वह है आपका लंदन।
लंदन में कॉल मनी का सबसे, इसमें क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ समय के लिए या कम समय के लिए पैसे का लेन देन करता है, उसको कॉल मनी कहते हैं। और कॉल मनी जो है इसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार वो कहां है, लंदन में। नेक्स्ट है आपका, वो है विधिग्राह्य। इसको कहा जाता है लीगल मनी। लीगल मनी, विधिग्राह्य। लीगल मनी, यदि आप भारतीय मुद्रा को, सिक्का छोड़ दीजिए, नोट को देखेंगे तो उस नोट पर देखिएगा क्या लिखा था, मैं धारक को वचन देता हूं जो भी रकम होगा, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया या 2000 रुपया देने का वचन देता हूं। इसीलिए आप सुनते होंगे ना बोलचाल में लोग कहते हैं ना कि अगर मुद्रा फट भी जाए, उसका केवल जो उसका सीरीज है वो भी है, तो आपको रुपया बदलकर उस वैल्यूएशन का रुपया मिल जाएगा। तो उसे ही कहा जाता है लीगल मनी या विधिग्राह्य मुद्रा। सिक्का को भारत में लीगल मनी का दर्जा नहीं दिया गया है। मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा उसको कह सकते हैं, लीगल मनी का उसको दर्जा नहीं दिया गया। तो ये था आपका कुछ प्रमुख टाइप्स ऑफ मनी। यहीं से एक अगला टॉपिक बनता है, वो बनता है आपका विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ऐसा कहा जाता है कि जब किसी भी देश में डुप्लीकेट मनी और ब्लैक मनी, डुप्लीकेट मनी का मतलब उसका डुप्लीकेट निकाला गया हो किसी दूसरे देश के माध्यम से, अपने देश के माध्यम से। अब ब्लैक मनी वह मनी जिस पैसे पर टैक्स न दिया गया। तो किसी भी देश में डुप्लीकेट मनी और ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए, प्रचलन से कम करने के लिए, प्रचलन से सरकार के द्वारा विमुद्रीकरण को अपनाया जाता है। विमुद्रीकरण जो है वह अपने यहां 3 बार हुआ है। एक बार 1949 में, इसीलिए कहीं कहीं पर इसको दर्शाया भी नहीं जाता है। दूसरी बार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जब सरकार का गठन हुआ था, उस समय 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाली सरकार के द्वारा उस समय प्रचलन में 5000 रुपया की नोट जो है उसको समाप्त कर दिया गया। और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को वर्तमान के प्रधानमंत्री के द्वारा या कह सकते हैं मोदी जी के द्वारा प्रचलन से 500 और 1000 रुपया के नोट को समाप्त कर दिया गया था। यही 3 बार विमुद्रीकरण किया गया। इसके बाद जो है कुछ ऐसे बैंक हैं जिसका आपसे जो है ईस्वी स्थापना पूछा जाता है, जैसे NHB, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक लिखते जाइएगा। 1988 ईस्वी में आरबीआई के अनुषंगिक का मतलब एसोसिएट बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
कहा जाता है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में आरबीआई के अनुषंगिक बैंक के रूप में किया गया था। यह जो है प्रारंभिक काल में औद्योगिक क्षेत्र में लॉन्ग टर्म अधिक समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता था, लेकिन आगे चलकर यह 1976 में आरबीआई से अलग हो जाता है और आगे चलकर 2003-4 के वित्तीय वर्ष में इसे व्यावसायिक बैंक का दर्जा दे दिया गया। 2018 ईस्वी में इस बैंक का मालिकाना हक जो है वह चला जाता है एलआईसी के पास। नेक्स्ट है सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह आईडीबीआई के अनुषंगिक बैंक के रूप में 1990 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यहां से 3 सवाल बनेगा। जैसे हमने अभी कहा था औद्योगिक क्षेत्र को लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऋण देता था तो वो था आईडीबीआई। शॉर्ट टर्म के लिए या कह सकते हैं जो भी आपका सूक्ष्म लघु वित्त है उसको ऋण देने का कार्य सिडबी करता है, जिसकी स्थापना यहां। इसका मुख्यालय जो है वो है आपका लखनऊ। 2 पॉइंट। तीसरा, यह सिंगल विंडो सिस्टम एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऋण देता है। एकल खिड़की प्रणाली यहां कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई अन्य बैंक है, मान लीजिए कोई कॉमर्शियल बैंक हाउसिंग लोन देता है तो वो एनएचबीसी से अनुमति लेगा। इंडस्ट्री का पहले लेता था तो आईडीबीआई के माध्यम से, लेकिन इस बैंक को अधिकार है कि 5 करोड़ तक का ऋण देने के लिए यह किसी अन्य बैंक से अनुमति प्राप्त नहीं करेगा, स्वतः दे देगा। आईसीआईसीआई बैंक इंडस्ट्रियल के क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बैंक। इस बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में प्राइवेट बैंक के रूप में होता है, लेकिन इसका भी उस समय मुख्य होता है इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए कार्य को संपन्न करना, और इसे भी 2004 ईस्वी में दे दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक का दर्जा। नेक्स्ट है नबार्ड, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। यहां से 2 से 3 पॉइंट क्या सब? तो पहला, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। नबार्ड जो है वह बैंक नहीं है, यह एक वित्तीय संस्था है। यह एक वित्तीय संस्था है। बैंक इसलिए नहीं है कि यह किसी भी प्रकार का लेन देन ग्राहक के साथ या आम जनता के साथ नहीं करता। यह वित्तीय संस्था है, यह मदद प्रदान करता है। कहा जाता है यह कमर्शियल बैंक और ग्रामीण बैंक की मदद से एग्रीकल्चर ऋण प्रदान करता है और विनिवेश का कार्य करता है। तो यह नबार्ड से बनने वाला सवाल। अब जो है आपका वो कहां कहां पर मुद्रा छपता है? मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस। मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस के संदर्भ में यहां से सवाल पूछेगा कि मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना या मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस कहां से जारी होता है? या देगा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस
कहां पर स्थित है? यह हम बोलते जाते हैं, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां तो कुछ समझने और समझाने वाला बात है ही नहीं। पहला है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। यह नासिक में स्थित है, यह नासिक में स्थित है। यहां से उत्तर भारत का डाक टिकट, स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, स्टाम्प पेपर इत्यादि को जारी किया जाता है। दूसरा है आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत यह दक्षिण भारत के लिए हैदराबाद में स्थित है, और दक्षिण भारत के लिए यह संस्था जो है वह प्राप्त करता है क्या? तो डाक टिकट, स्टाम्प पेपर, चेक, ये सारा जो है वहां से जारी किया जाता है। सेंट्रल नोट प्रेस, सेंट्रल नोट प्रिंटिंग प्रेस, नासिक में यह स्थित है। यहां से 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का नोट जारी किया जाता है। अगला है बैंक नोट। बैंक नोट देवास में स्थित है, बैंक नोट देवास में स्थित है। यहां से 10 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया का नोट, साथ ही साथ यहां से जो है वह छपाई के लिए इंक का जो प्रयोग होता है वह प्राप्त किया जाता है। अगला है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, होशंगाबाद। यहां से आपका नोट के लिए, स्टाम्प पेपर के लिए, चेक के लिए जो है पेपर को प्राप्त किया जाता है या पेपर को तैयार किया जाता है। यही था आपका प्रिंटिंग प्रेस। अब आते हैं, उसका टॉपिक का नाम है मुद्रा की माप। मुद्रा की माप। मुद्रा को कैसे मापा जाता है? वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में, वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में मुद्रा के माप को लेकर एक समिति या कमेटी का गठन किया गया, जिसने प्रचलित मुद्रा को 4 वर्ग में बांटा है, M1, M2, M3 और M4। यहां से जो आपका सवाल पूछेगा वो सवाल पूछता है सबसे व्यापक मुद्रा कौन सा है, सबसे तरल मुद्रा कौन सा है, लिक्विड, और सबसे कम तरल मुद्रा कौन सा है। तो M1 मुद्रा जो ये है, इसमें क्या सब शामिल होता है? तो लिखिएगा, M1 मुद्रा में लोगों के पास कुल जमा, लोगों के पास कुल जमा प्लस बैंक का जमा, यहां जमा का मतलब सेविंग अकाउंट में बैंक जो जमा रखा है, और आरबीआई का अन्य जमा, इस तीनों को मिला देंगे तो वह कहलाएगा M1। M2 में M1 प्लस डाक घर का बचत या सेविंग जमा, M2 के अंतर्गत M1 प्लस डाक घर का बचत। M3 में M2 प्लस बैंक का FD, फिक्स डिपॉजिट। M3 में M2 प्लस बैंक का फिक्स डिपॉजिट, और M4 में M3 प्लस डाक घर का जो है जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको शामिल किया जाता है। इसमें ब्राउड मुद्रा जो है
वो कहा गया है आपको M3 को। सबसे तरल मुद्रा जो है लिक्विड मुद्रा वो कहा गया है M1 को, और सबसे कम तरल मुद्रा कहा गया है वो कहा गया है M4 को। तो आज एक और चैप्टर आपका बैंकिंग जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग शेयर वगैरह पर चर्चा करेंगे।